हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने देखे थे कि रदरफोर्ड का मॉडल किस तरीके से किस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था, ओके। लेकिन उन साइंटिस्ट रदरफोर्ड के उस मॉडल में भी कुछ लिमिटेशन थी जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। बट आई होप आपने रदरफोर्ड मॉडल वाली वीडियो देखे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको रदरफोर्ड मॉडल पता नहीं होगा तो आपको उसकी लिमिटेशन जो है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको रदरफोर्ड मॉडल ही नहीं पता है। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद आपको ये लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड की वीडियो कवर करनी चाहिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 3 लिमिटेशन थी जो कि इस रदरफोर्ड मॉडल में देखी गई। कि सबसे पहली बात, एक एटम के न्यूक्लियस को यहाँ पे कंसीडर किया गया था एज अ सन, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया था एज अ प्लेनेट। बट ये कंपैरिजन जो है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि सन एंड प्लेनेट्स जो है वो दोनों ही न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया गया है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज कंसीडर किया गया है, राइट। तो इस वजह से इस एटम के न्यूक्लियस को सन के साथ कंपेयर करना एंड इलेक्ट्रॉन को प्लेनेट से कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पे एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तो वो कुछ एनर्जी निकालता है, एमिट करता है। यानी कि समझिए इस चीज को, जब भी कोई एक हमारे पास पार्टिकल है, ओके, एंड ये पार्टिकल अगर तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है कि जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, यानी कि एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कुछ ना कुछ रेडिएशंस या एनर्जी जो है वो लगातार एमिट कर रहा होगा एज पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इसका रिजल्ट ये स्टूडेंट्स कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है लगातार अपनी एनर्जी रिलीज करते जा रहा है तो एक टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड फाइनली वो रिवॉल्व करते करते वो न्यूक्लियस के पास जाते जाएगा एंड इस न्यूक्लियस से कोलिजन के बाद फाइनली फिनिश हो जाएगा, ओके। लेकिन ऐसा कभी भी देखा नहीं गया है स्टूडेंट्स किसी भी साइंटिस्ट के थ्रू कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलेप्स कर जाता है न्यूक्लियस के साथ। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे ये रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल हो जाता है एंड इस रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे एटम जो है, एटम की स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ चीज बताई नहीं गई है कि ये स्टेबल कैसे होता है, न्यूट्रल कैसे होता है। क्योंकि इस रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन जो है लगातार रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लंबे समय तक नहीं रह सकता है, ओके। तो इस एक पॉइंट से ये जो रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल हो गया था, क्योंकि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन। अगर कोई सब्सटेंस है जो कि एक सर्कुलर पाथ में लगातार रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सीलरेट होते होते एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस से पास में आते जाएगा, ओके, उसके क्लोज आते जाएगा, ओके। वही लिखा हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो धीरे धीरे क्लोजर यानी कि पास आते जाएगा न्यूक्लियस के एंड एट द एंड एटम से जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा एंड इस तरीके से ये एटम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। तो ये भी रॉन्ग था कंक्लूजन रदरफोर्ड मॉडल का। द रीजन बीइंग एक न्यूट्रल एटम जो है वो स्टेबल होता है, लेकिन रदरफोर्ड के इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी एक एटम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार रिवॉल्व कर रहा है। तो आखिर एक टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस के पास होते जाएगा, उससे क्लोज होते जाएगा एंड फाइनली कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी। थर्ड लिमिटेशन थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट कर रहा है, लगातार उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन पे जो इस एटम का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओके। लगातार वो चल रहा है तो मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम है वो लगातार हमको यहाँ पे कंटिन्यूअस वे से मिलना चाहिए। बट जब इसको साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किए तो पता चलता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की वजह से इस एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट मिलता है। डिस्क्रीट मतलब इस टाइप से हमको टूटा हुआ लगातार लाइन नहीं मिलती है, गैप मिलता है, ओके स्टूडेंट्स। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो यानी कि स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, बहुत सारी जो लगातार लाइट्स होती है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं। तो हमको अगर लगातार लाइट के फॉर्म में अगर रेज मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
लेकिन हमको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो एग्जैक्टली इस तरीके से कुछ टाइम तक कंटिन्यूस मिलता है, फिर गैप होता है, फिर वापस वहां पे मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको डिस्क्रीट बोला गया है, यानी कि टूटकर हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलता है। ओके, इस तरीके से रदरफोर्ड का ये जो प्लेनेटरी मॉडल है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम का एमिशन होता है उस एटम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।